कितने छोटा ग्रह है और कौन ग्रह कितना बड़ा है सूर्य के सामने। तो हम यहाँ पर देखेंगे शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं वो आकार में कैसे हैं, काफी छोटे हैं, और लास्ट के 4 बड़े हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारी शुरुआत के जो 4 प्लेनेट है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी वहां पर भूमि पाई जाती है जैसे हमारी अर्थ है। लेकिन लास्ट के 4 प्लेनेट कैसे हैं, गैसियस प्लेनेट है, वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है। तो एक एक करके हम सभी प्लेनेट को देखते हैं। तो पहचानिए सबसे पहले कौन सा प्लेनेट हो सकता है। कौन सा प्लेनेट है, मरकरी यानी बुध ग्रह। अच्छा, बुध ग्रह हमें देखने में कोल्ड टेम्परेचर का लग रहा है, यानी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ये तो सन के सबसे ज्यादा पास में पाया जाता है, तो इसको सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। यस सर। लेकिन क्या कारण है सन के पास में होते हुए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है? नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसके जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म, और जिस हिस्से में नहीं पड़ता है बहुत ही ज्यादा ठंडा है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत देखने को मिलता है, जिसके कारण ये सन के सबसे ज्यादा पास में होते हुए भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। इसमें जो हमको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इन गड्ढों को हम लोग बोलते हैं क्रेटर्स, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉयड मेटेरॉयड होते हैं। जब वो ग्रहों की सतह से टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। बुध ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी है, और इस सूर्य की परिक्रमा भी सबसे पहले महज 88 दिनों में पूरी कर लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी को कितना दिन लगता है, 365, वैसे ये बुध ग्रह केवल 88 दिन में क्या कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब इसके बाद दूसरा ग्रह हम लोग देखते हैं, यह है वेनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, यानी सबसे गर्म ग्रह। गर्म होने का कारण है यहाँ का थिक एटमॉस्फेयर। यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है काफी थिक है, और थिक होने के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश तो आता है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर अच्छे से वापस नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। इसमें हमको जो चमकता हुआ पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ अंश है जो वेनस पर पाया जाता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इस ग्रह को हम 2 और नाम से जानते हैं, पता है किसी को? रेड प्लेनेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा और सांझ का तारा। क्योंकि कुछ दिन के लिए हमको ये ईस्ट में दिखाई देता है जहाँ सनराइज होता है चमकता हुआ थोड़ा सा, और कुछ दिन कहाँ दिखाई देता है, वेस्ट में, जहाँ सनसेट होता है यानी सूर्यास्त होता है, हमको वहाँ देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि ये आकार में लगभग किसके बराबर है, पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद थर्ड प्लेनेट आता है हमारा पृथ्वी। अभी हम लोगों ने अर्थ को देखा था, और भी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अर्थ के पहले हमारा जो 2 प्लेनेट पाया जाता था उसके पास कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं था, लेकिन हमारी अर्थ के पास है कौन सा उपग्रह है, मून। तो हम लोग मून को देखते हैं, हमारा मून कैसा दिखाई देता है। ये मून हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसकी हमारी पृथ्वी से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। अच्छा, मून का हम हमेशा धरती से एक ही हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा हम क्यों नहीं देख पाते, क्या कारण हो सकता है? अच्छा, हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों करती है, यानी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। सूर्य के चारों तरफ घूमता है, वो अपनी जगह पर नहीं घूमता है। और चंद्रमा की घूमने की गति और पृथ्वी की घूमने की गति क्या है, बराबर है। दोनों चीज जब एक साथ में चलेंगे तो उसका अगला हिस्सा हमारे सामने कभी भी नहीं आ सकता, जिसके कारण हम क्या करते हैं, मून का हमेशा एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो हम वो एरिया देते हैं जो हमें धरती से दिखाई देता है मून का। तो अभी जो एरिया देख रहे हैं हमें अर्थ से मून का दिखाई देता है, इस एरिया को हम लोग मारिया के नाम से जानते हैं। जो हिस्सा हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं मारिया, और जिसको नहीं देख पाते उसको बोलते हैं लूनर एरिया। अब हम लोग अगर नेक्स्ट प्लेनेट देखेंगे अपना, इसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है, मार्स यानी मंगल ग्रह। इस ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस लिए बोलते हैं लाल ग्रह इसको, क्योंकि ये रेड है। किस लिए रेड है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ की सॉइल कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, रेडिश ब्राउन। तो हम यहाँ इसके
साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर देखेंगे तो हमको व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देंगे, जो इस बात का सबूत है कि मंगल ग्रह पर भी पानी है, लेकिन किस फॉर्म में है? आइस यानी बर्फ के फॉर्म में है। मिडिल में भी एक स्पॉट दिखाई दे रहा है उभरा हुआ। एक्चुअल में जो स्पॉट है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है। हमारे 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर यानी मार्स पर। ये हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है लगभग 24,000 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंचा ये पर्वत है। इसको हम लोग माउंट ओलंपस या ओलंपस ऑफ माउंट के नाम से भी जानते हैं। और सबसे एक्टिव वोल्केनो भी हमारे सोलर सिस्टम का इसी पर्वत पर हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग अगला प्लेनेट आता है हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। इसको हम लोग जायंट प्लेनेट के नाम से जानते हैं। जायंट प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी। तो जो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और जुपिटर कितना बड़ा होगा कि इसके अंदर 1300 अर्थ फिट हो जाएंगे, इतना बड़ा है जुपिटर। अब जुपिटर के हम बॉटम में देखेंगे, हमको एक साइक्लोन दिखाई दे रहा है चलता हुआ, दिख रहा है? हाँ सर। ये एक तूफान है जो 150 लाख वर्ष से कंटिन्यू जुपिटर पर चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट। क्या बोलते हैं? द ग्रेट रेड स्पॉट। और ये तूफान ही केवल इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 3 पृथ्वियां आ जाएंगी, इतना बड़ा तूफान है ये। इस तूफान की एक खासियत है। अच्छा, तूफान क्या करता है? जैसे हमारी पृथ्वी लेफ्ट टू राइट घूम रही तो तूफान भी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेकिन इसको हम देखेंगे बृहस्पति ग्रह जिस डायरेक्शन में सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। घूम रहा है कि नहीं अपोजिट? जिससे क्या होता है, ये पृथ्वी और मंगल की तरफ से मंगल की तरफ आने वाले उल्का पिंड यानी एस्टेरॉइड को क्या करता है? सैटर्न यानी शनि ग्रह की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद अगला ग्रह आता है हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे हल्का ग्रह भी है। यानी आकार में तो बड़ा है लेकिन वेट में कैसा है? हल्का है, जिसका कारण यहाँ की डेंसिटी है। इस यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि यहाँ अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी पाई जाती है, जिसके कारण ये आकार में बड़ा होते हुए भी हल्का ग्रह है। इसका येलो कलर यहाँ पर पाए जाने वाले मीथेन और अमोनिया गैस के कारण होता है। इसके बाद अगला प्लेनेट आता है हमारा यूरेनस यानी अरुण ग्रह। ये हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड बिगेस्ट प्लेनेट है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसको हम ये है जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट यानी सबसे ठंडा ग्रह भी। ठंडा होने का कारण है यहाँ पर आइस पाई जाती है। आइस के साथ में यहाँ पर हीलियम गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। हीलियम गैस नेचर में कैसी होती है? ठंडी। आइस और हीलियम गैस मिलकर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं, जिसके कारण ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या हो जाता है? सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है। इसके बाद लास्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। इसको हम लोग जाइंट ऑफ आइस के नाम यानी बर्फ के दानों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल आइस ही आइस देखने को मिलती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, हम पहले पढ़ते थे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, तो 9th प्लेनेट का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो देखा है इससे पहले? चलिए हम लोग प्लूटो देखते हैं, प्लूटो कैसा दिखता था। तो ये प्लूटो है हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट। कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देता था। तो क्या कारण हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया? पता है किसी को? गिर गया नहीं। इसका कारण है कि ये आकार में मून से भी छोटा है। मून क्या है? उपग्रह है और ये ग्रह है। अगर कोई उपग्रह ग्रह से छोटा है तो हम उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। और इसका दूसरा कारण है कि सभी ग्रह क्या करते हैं? एक फिक्स ऑर्बिट में, मतलब उनका रास्ता फिक्स होता है सूर्य के चारों तरफ घूमने का। लेकिन ये अपनी ऑर्बिट में तो घूमता ही था, साथ साथ में नेपच्यून के ऑर्बिट में भी घूमता था, मतलब इसका एक फिक्स ऑर्बिट नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर डॉग प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया। अब फिर से हम अपनी पृथ्वी पर वापस आएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारी पृथ्वी से हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे, ऊपर से देखने पर हमारी पृथ्वी किस प्रकार दिखाई देगी। हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी का रियल व्यू 12,000 फीट की ऊंचाई से। अब हम देखेंगे अपनी अर्थ को विदाउट क्लाउड कि अगर हमारी पृथ्वी पर बादल नहीं होंगे तब हमारी पृथ्वी हमको कैसे दिखाई देगी। तो इसमें हम सभी देश या कंटिनेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। टोटल कितना कंटिनेंट है हमारी अर्थ पर? 7। तो हमारा इंडिया किस कंटिनेंट में आता है? एशिया है। एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, कौन सा कंटिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो आइलैंड है ये है न्यूजीलैंड। इसके बाद हम लोग इधर आएंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के नीचे जो आइलैंड है मेडागास्कर आइलैंड। ऊपर ये हो गया यूरोप। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे तो हो गया हमारा साउथ अमेरिका और ऊपर
नॉर्थ अमेरिका। और जो व्हाइट कलर का ये दिख रहा है कंट्री है नॉर्थ ग्रीनलैंड। और ये है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब हम अपनी पृथ्वी को देखेंगे विदाउट वाटर। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारा मृदा क्षरण वगैरह कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, हमारी अर्थ से सारा पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो पीने वाला पानी है वो क्या होगा, एक दिन जरूर से जरूर खत्म हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं विदाउट वाटर हमारी अर्थ हमको कैसे दिखाई देगी। बिल्कुल जैसे चंद्रमा का सरफेस होता है, मून का सरफेस, उस तरह हमारी अर्थ हो जाएगी विदाउट वाटर। हमारी पृथ्वी पर आधी तरफ दिन होता है और आधी तरफ रात होती है। दिन से रात देखने के लिए कितना देर वेट करना पड़ता है, 12 घंटा। 24 घंटा में तो दिन और रात दोनों हो जाता है। अच्छा, हम लोगों ने सुना है जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में क्या होता है, रात होती है। देखा तो है नहीं इससे पहले ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो क्या सच में अमेरिका में रात होती है। तो अब अभी हम देखेंगे भारत के हिस्से में क्या हो रहा है, रात बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका में हम देखेंगे दिन होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि पूरा भारत में रात हो जाएगा और पूरा अमेरिका में दिन हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं पूरा भारत में रात हो गया है और अमेरिका में क्या हो गया, पूरा अमेरिका में दिन हो गया है। डे और नाइट को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। अब हम अपनी अर्थ को फुल टाइम नाइट व्यू में देखेंगे कि अगर पूरी रात में अगर हमारी पृथ्वी पर होगी तब हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देगी। तो कंट्री वाइज करके देखते हैं। यहाँ पर जो आपको लाइट दिखाई दे रही है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व को दिखा रही है, कहाँ पर कितने ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया पॉपुलेशन में कितने नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर। हम देख सकते हैं कितना ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना। अच्छा, हमारे ऊपर चाइना का रीजन काफी खाली खाली दिखाई दे रहा है। तो चाइना में क्या लोग नहीं है, रात में जलाने के लिए लाइट नहीं है, क्या कारण हो सकता है, जलाने के लिए लाइट नहीं है। हमारे ऊपर जो चाइना का रीजन पाया जाता है वहाँ पर डेजर्ट और माउंटेन्स है, यानी पर्वत और मरुस्थल है, जिसके कारण चाइना की मोस्टली पॉपुलेशन ईस्ट चाइना में रहती है। और हमें बिल्कुल ये जो टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग लाइन दिख रहा है सबसे ऊपर, ये जापान है, उसके बगल में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। फिर रेड जो टूटा फूटा छिपली तरह दिख रहा है ये है यूरोपियन कंट्रीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमें अपने ही देश में कहीं आना जाना है तो हम बस ट्रेन के थ्रू आ जा सकते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। लेकिन हमें कहीं दूर जाना है दूसरा देश तो हम किससे जाएंगे, एरोप्लेन या शिप के थ्रू। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर के रास्ते दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं, शिप के, और रेड कलर वाले एरोप्लेन के। तो अभी हम स्लाइड दिखा रहे हैं, बताइए जो छोटा छोटा दिख रहा है पृथ्वी के ऊपर ये क्या हो सकता है, मछली। शिप हवा में भी उड़ता है, क्या हो सकता है, ये है एरोप्लेन जो एयर ट्रैफिक को दिखा रहे हैं। जैसे हमारी इंडिया के ऊपर देख सकते हैं एक साथ लगभग 2 से 3 हजार प्लेन हवा में रहता है। वहीं चाइना, जापान, वियतनाम में जाएंगे तो यहाँ लगभग 10,000 से 15,000 प्लेन एक साथ हवा में रहता है। अभी मैंने टूटा फूटा छिपकली दिखाया था, याद है, वो कौन से कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज। तो हम लोग वहाँ का एयर ट्रैफिक देखते हैं। इस हम लोग देख के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा एरोप्लेन यहाँ पर एक साथ आसमान में रहता है, इतना ज्यादा एयर ट्रैफिक यहाँ हमको देखने को मिलता है। अच्छा, और कहाँ सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक पाया जाता होगा, ऊपर। दूसरा रीजन कौन सा हो सकता है, गेस करो। क्योंकि अफ्रीका, जापान, चाइना तो हमने देख लिया, अब क्या बचा हुआ है, अमेरिका। कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, जहाँ पर सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है। अब हम बायोस्फीयर देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है। जैसे हमारे भारत में सीजन चेंज होते रहते हैं, तो हम लोग अपने इंडिया का रीजन देखेंगे सबसे पहले। कुछ समय के लिए हमारा इंडिया बिल्कुल ग्रीन और कुछ समय के लिए येलो यानी डेजर्ट टाइप में हो जाता है, क्योंकि जब विंटर के बाद ऑटम सीजन आता है यानी पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ पौधों के पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं, जिसके कारण हमारा इंडिया कुछ दिन के लिए कैसा डेजर्ट की तरह दिखता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तो फिर से सब हरा भरा हो जाता है। हमारे ऊपर जो चाइना का रीजन पाया जाता है, मैंने बताया था वहाँ पर एक डेजर्ट है जो देख सकते हैं, उसका नाम है गोबी डेजर्ट। और हम रूस, चाइना, मंगोलिया, यूरोप के कुछ देश देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती हुई हमको दिखाई देगी। हम लोग अफ्रीका में जाएंगे तो उसके ऊपर के हिस्से में कभी भी हमको हरियाली आती हुई नहीं दिखाई देगी। क्या कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थ का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। अमेरिका में जाएंगे हम लोग, साउथ अमेरिका में, तो हमको एवरग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट पाया जाता है। कौन सा फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमें जितना भी ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, सबसे ज्यादा हमको मिलता है ओशियन यानी समुद्र से।
चलिए ठीक है, इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। Thank you.